आर्मी के अधिकारी थे जो आजाद हिंद फौज के थे, उनको सबको पकड़ा उन्होंने और देशद्रोह के आरोप में उन पे मुकदमे चलाने लगे। यहां पे नेताजी अब तक बहुत काम कर चुके थे और पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी थी कि उनका देहांत हो चुका है, अब वो जीवित नहीं है। अब ये थोड़ा मनोबल टूट रहा था लेकिन गुस्सा भी बहुत बढ़ रहा था। इनके जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट सीनियर लीडर्स थे, जिसमें शाहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये पंजाबी थे, और पीके सहगल, ये तीनों के करेज ऐसे थे कि जब इनको अंग्रेजों ने दिल्ली में बुला के तंग करना शुरू किया और इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ बोला कि हम आजाद हिंद फौज के लिए लड़के हमने ठीक किया, तो वहां पे ये बातें अखबार में आनी थी, अखबार में आ गई। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया, यहां ये सब पकड़े गए, तो ये गुस्सा भारत में बढ़ने लगा। कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर माने जाएंगे हमारे देश की आजादी के लिए, ये आपको ऐसे पता चलेगा कि तुरंत अगले हर हफ्ते में नई नई खबरें आने लगी। रॉयल नेवी जो थी, जो ब्रिटिश की नेवी थी, ब्रिटेन की नेवी, वहां पे अंदर से ही बगावत होने लगी। जितने भारतीय सैनिक थे रॉयल नेवी के पास में, सबने बोल दिया अब हम तुम्हारे साथ में नहीं है। जब वो सब खबरें आई तो रॉयल एयरफोर्स मतलब जो ब्रिटेन के पास एयरफोर्स थी, यानी कि जिसमें भारतीय सैनिक काम करते थे, वहां पे भी बगावत होनी शुरू हो गई। ये कुल मिला के लगभग 20,000 सैनिकों की बगावत पब्लिक में आई और वो खिलाफत और बगावत और बढ़ी तो सारे सैनिकों में गुस्सा आने लगा। उससे क्या हुआ, तो जय हिंद के नारे जब बहुत तेज हुए तो सब प्रभावित होते होते रॉयल एयरफोर्स बची थी, वहां पे भी बगावत बढ़ी। रॉयल एयरफोर्स और रॉयल आर्म फोर्स के बाद में बची ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वहां विद्रोह चालू हो गया। अब ये विद्रोह पूरा फैल गया, सारे के सारे लोग गुस्से में आ चुके थे और अंग्रेजों को अंदर लगने लगा कि भाई अब इन पे भरोसा करना संभव नहीं है। भारत में ब्रिटेन की जो आर्मी थी, सुनिएगा, भारत में जो ब्रिटेन की आर्मी थी वो केवल 40,000 लोग की थी, इंडियन सोल्जर 25 लाख थे। अब वो 40,000 जरा से और भारतीय सैनिक 25 लाख, वो 25 लाख को ये 40,000 कंट्रोल करते थे। अब वो 25 लाख तो छोड़ो, अब इस विद्रोह के बाद वो 25,000 के साथ भी लड़ने लायक नहीं बचे थे ब्रिटिशर्स। वहां दुनिया भर में लड़ाई करके आ चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। अब इनको लगा कि हमारे 40,000 और इनके 25 लाख, इनके 25 लाख से लड़ने के लिए हम 40,000 को क्या 4 लाख कर सकते हैं? क्या हम दोबारा इंग्लैंड से मंगा सकते हैं सेना? अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो पॉसिबल था नहीं, तो वो उनके लिए था बड़ा काटा। फिर इन्होंने सोचा कि भाई इन 25 लाख को हम तनख्वाह भी दिए जा रहे हैं और ये रिवोल्ट भी किए जा रहे हैं, तो इन्होंने उनको डीकमीशन करना शुरू किया। इनको भाई निकालो, अब इनको तनख्वाह देनी बंद कर दो, इनको बाहर कर दो। और जब उनको डीकमीशन किया, क्योंकि सैलरी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी, पैसा इनके पास था नहीं और लोग ला नहीं सकते थे, अब यहां पर विद्रोह और बढ़ गया क्योंकि भाई उनको नौकरियों से निकाले जाने लगा। अब नौकरी से निकाला और विद्रोह बढ़ गया। जो अंदर बचे थे वो भी विद्रोह कर रहे थे, जो बाहर आ रहे थे वो भी विद्रोह कर रहे थे। कई बार पूछते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? यही किया, पूरे देश के अंदर पहले लोग बोलते रहे यहां भी थप्पड़ मारो, यहां भी मारो, और यहां क्या हुआ, पूरी सेना ने इतने थप्पड़ मारे कि अब उनको लग गया अब हम यहां रुक नहीं सकते हैं। और परिस्थिति को देख के ब्रिटेन ने उसी समय भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा करनी शुरू करी। और यह इस बात का सबूत इस घटना से भी मिलता है कि उस समय के जो 1956 में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, क्षमा चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि क्लेमेंट एटली, ये 1945 से 1951 के दौरान ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ये भारत आए बाद में, और जब भारत आए तो यहां पे कई लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप वर्ल्ड वॉर 2 भी जीत गए, 1 भी जीत गए, आप तो इतने पावरफुल थे, आपने क्यों भारत को छोड़ दिया इतने जल्दी? सब कुछ आपके पक्ष में था, फिर आपने क्यों छोड़ा? तब उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिकों का जो विद्रोह था ना, उससे हम टूट चुके थे। हम तनख्वाह भी दे रहे थे, हमारे लिए कॉस्ट भी था, और उनका विद्रोह आया, और ये विद्रोह, और दूसरी तरफ कहीं दोबारा आजाद हिंद फौज ना आ जाए फिर से। क्लेमेंट एटली जी, एक बात बताइए, जो नरम दल था यानी कि गांधी नेहरू, उनसे कितना प्रभाव पड़ा? क्लेमेंट एटली ने बोला उनका तो कोई प्रभाव था ही नहीं। सारा प्रभाव कहां से आ रहा था ये मैंने आपको बताया। जानते हैं पहले क्लेमेंट एटली कौन है? ये वही व्यक्ति है जिन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पे हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं के सिग्नेचर से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। क्यों बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं गांधी पे वीडियो बनाऊंगा। अब इस समय हर देश के एक पावरफुल पर्सनैलिटी पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए। मैं बताना भी चाहूंगा आपको आगे चल के कि क्या वो सारी की सारी अलग अलग प्रकार की थ्योरीज हैं कि कहां रहे या जीवित रहे नहीं रहे। बोस नहीं बचे, एयर क्रैश में 1945 में वो चले गए, ये भी एक थ्योरी है। बोस को टॉर्चर किया गया, जनरल जीडी बख्शी ने बताया कि अंग्रेजों ने उनको बाद में टॉर्चर किया गया, उनको प्रिजन में, उनको जेल में मार दिया गया, ये भी एक प्रकार की थ्योरी है। बोस जीवित थे और फ्रेंच सीक्रेट सर्विसेज में इन्वॉल्व हो गए थे, ये भी एक थ्योरी है। बोस आगे चल करके भगवान जी या गुमनामी बाबा बने, ये भी एक प्रकार की थ्योरी है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। 18 को अगर प्लेन क्रैश हुआ तो 23 तारीख को उसकी खबर क्यों आई? अब मुखर्जी कमीशन के अनुसार 23
ताइवान के अंदर कोई घटना में कोई ऐसा कोई एयर क्रैश तो हुआ ही नहीं था। दूसरा, कई लोगों ने बताया कि लोग अपने बयान भी बदलते रहे, रहमान जो उनके साथ थे उनके भी बयान बदलते रहे। ताइवान सरकार के पास विमान हादसा का कोई दस्तावेज नहीं है। उनके अस्थि कलश को आज भी रैंकोजी मंदिर में जहां रखा हुआ उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? तो बोस के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन हमेशा रही हैं और अलग अलग प्रकार की थ्योरीज आती रही हैं। ऐसा नहीं कि इस पे प्रश्न नहीं उठा, बहुत बार प्रश्न उठा, बहुत बार रिसर्च भी करनी शुरू करी। इनफैक्ट यूएस की इंटेलिजेंस, यूके की इंटेलिजेंस, रशिया की इंटेलिजेंस, सबने बड़ा जोर लगाया, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ समझ में नहीं आया। शहनवाज कमीशन भी बिठाया गया 1955 में, उन्होंने बता दिया कि नहीं जी प्लेन क्रैश ही हुआ। खोसला कमीशन हुआ 1970 में, बोले नहीं जी प्लेन क्रैश ही हुआ। मुखर्जी कमीशन 1999 में आया, उसकी कोई रिपोर्ट ही समझ में नहीं आई। विष्णु सहाय कमीशन आया बाद में, उन्होंने बोला कि गुमनामी बाबा नहीं थे, जबकि बहुत लोगों ने माना कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, किसी से मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस जी की मौत का रहस्य चाहे जो भी हो, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने जीवन के जन जन के जीवन को सार्थक बनाया है। उनका देहांत हुआ है, लेकिन उनके प्रति हमारा स्नेह अंत नहीं हुआ, हमारे प्रेम का अंत नहीं हुआ। उनका देहांत हुआ है, लेकिन उनके विचारों का अंत नहीं हुआ है। वैसे एक बात पक्का है कि उस समय में अस्त्र और शस्त्र से लड़ाई हुआ करती थी और उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमेशा से बड़ा फोकस रहा है कि मैं कैसे अपनी करेंसी बनाऊंगा, कैसे सिक्के बनाऊंगा, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करूंगा, मेरी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। बहुत विजनरी थे। इच्छा तो इतनी थी कि इस वीडियो को और 1 घंटा तक चलने दूं। इतना कुछ मैं बताना चाहता हूं कि वो रीइंकारनेट कर सके, हम उनके इस विजन को उस लीडरशिप में डाल सके। लेकिन आज अस्त्र शस्त्र की लड़ाई नहीं है, आज लड़ाई मार्केट शेयर की है। आपको भी सीखना होगा कि आप अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करके दुनिया भर में अपनी कंपनीज को कैसे ग्रो करें, कैसे आप अपने बिजनेसेस को, अपने आइडियाज को, अपनी वेल्थ को दुनिया भर में लेकर के जाएं और वहां से बिजनेस को वापस इंडिया में, वहां से ग्लोबल रेवेन्यू को इंडिया में लेकर के आए। आपको भी ग्रो करना है और ये चैनल मेरा फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी अब बदल चुका है। मैं पूरे